फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने कक्षा 12 का जो सेकंड चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद के बारे में, और हमने जाना था कि जो पुष्प का नर जननांग जो होता है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। और इसके बाद हमने इसके 3 पार्ट पढ़े थे कि जो पुंकेसर जो होता है उसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं, पूतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश की जो है उसके बाद हमने संरचना भी देखी थी कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो हमने देखा था कि जो परागकोश होता है उसमें सबसे बाहर की ओर जो एक आवरण होता है जिसे बाह्य भित्ति कहा जाता है, उस बाह्य भित्ति के अंदर कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होने की वजह से जो है वो हाइपोडर्मल कोशिकाएं बनाती है। और हाइपोडर्मल कोशिकाएं कुछ बड़ी हो जाती है तथा उनका जो जीव द्रव्य होता है वो सघन हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उन्हें हमने कहा था प्रपस्सु कोशिकाएं, प्रपस्सु सेल या प्रपस्सु कोशिकाएं कहा था। ये प्रपस्सु कोशिकाएं आगे जाकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा दूसरा होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है वो क्या करती है, परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। और हमने परागकोश भित्ति जो कि 4 प्रकार की हमने उसके स्तर पढ़े थे, कौन कौन से। सबसे बाहर की ओर जो होता है वो कौन सा होता है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा जिसे कहा जाता है बाह्य। और उसके बाद में हमने अंतस्थीसियम और मध्य स्तर तथा टेपिडम पढ़ा था। टेपिडम के हमने कार्य भी पढ़ा था और हमने ये बात की थी कि जो टेपिडम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टेपिडम का कार्य क्या होता है कि वो परागकण को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रपस्सु कोशिका जो कि 2 बनाती है, उसकी सेकंड वाली जो कोशिका थी वो क्या थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होता है, ये हमने यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं कि लघु बीजाणु जनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, लघु बीजाणु को हमने कहा था कि लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो परागकण है, जो लघु बीजाणु हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से उनका जनन होता है। तो देखिए, हमने बात की थी कि जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है जो किससे बनी है, प्रपस्सु कोशिका से बनी है। उनमें क्या होता है, उनमें विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे और क्या कहा जाता है, पराग मात्र कोशिका, जो कि द्विगुणित होती है, 2n की फॉर्म में होती है, द्विगुणित होती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है, तो 4 अगुणित लघु बीजाणु या जिसे हम क्या कहते हैं, परागकण भी कहते हैं, जो कि अगुणित होता है, इनका निर्माण होता है। एक कोशिका से कितने परागकण का या हम कह सकते हैं लघु बीजाणु का निर्माण होगा, तो एक कोशिका से, कौन सी कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने, 4 परागकण का निर्माण होता है। और ये जो 4 परागकण हैं, अभी हम आगे इसके आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ये जो 4 परागकण हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो ये चतुष्क के रूप में होते हैं। किस प्रकार से होते हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। यानी कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा, जिससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 परागकण या 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, जो कि किस अवस्था में होते हैं, अगुणित अवस्था में होते हैं, जो चतुष्क के रूप में होते हैं। तो ये बात की हमने लघु बीजाणु जनन की। अब यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए कि इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझना है, रटेंगे तो ये कभी याद नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो कि कहाँ होती है, हमने कल बात की थी लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। तो ये सारी क्रियाएं कहाँ होगी, लघु बीजाणु धानी के अंदर होगी। तो देखते हैं, और लघु बीजाणु धानी कहाँ होती है, परागकोश के अंदर होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं कि परागकोश की लघु बीजाणु धानी में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सबसे बाहर की ओर परागकोश, पूरा का पूरा परागकोश होता है, उसके अंदर होती है लघु बीजाणु धानी। तो परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित, एक कोशिका से कितने, 4 अगुणित
लघु बीजाणु, लघु बीजाणु को क्या कहा जाता है? परागकण। क्या कहा जाएगा? परागकण। परागकण। लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी हमें लघु बीजाणु जनन की यदि परिभाषा पूछ ली जाए तो हम किस प्रकार से दे सकते हैं कि परागकोश की लघु बीजाणुधानी, ये परागकोश है, उसमें क्या है? लघु बीजाणुधानी है, जिसमें किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो परागकोश की लघु बीजाणुधानी में बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या जिसे हम क्या कहते हैं? पराग मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से कितने? 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो ये बात की हमने लघु बीजाणु जनन की कि लघु बीजाणु जनन या परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है। चलिए अब हम जो है चतुष्क के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो चतुष्क संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। अभी अभी हमने देखा कि जो परागकोश होता है उसमें जो परागधानी होती है, या हम ये कह सकते हैं जो लघु बीजाणुधानी होती है, उसके अंदर क्या होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है, लेकिन परागकण और लघु बीजाणु जो है वो अलग अलग अवस्था में इनको ये नाम दिया गया है। लघु बीजाणु कब कहा जाएगा? जब पराग कोश से परागधानी जो होगी या लघु बीजाणुधानी जो होगी उसमें से जब इनका निर्माण होगा लघु बीजाणुओं का, तब इन्हें लघु बीजाणु कहा जाएगा। परागकण अभी नहीं कहा जाएगा, परागकण की जो अवस्था होगी वो बाद में आएगी। पहले हम देख लेते हैं कि जो ये लघु बीजाणु थे, हमने अभी बात की कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो चतुष्क अवस्था में होते हैं, चतुष्क रूप में होते हैं। यानी कि चतुष्क का अर्थ ये है कि जो लघु बीजाणु होंगे वो 4 लघु बीजाणु एक साथ रहेंगे, एक साथ चिपके रहेंगे। वो किस भित्ति द्वारा रहते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये जो लघु बीजाणु होंगे वो 4 एक साथ रहेंगे, इसलिए इन्हें चतुष्क कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो चतुष्क होते हैं वो 5 प्रकार से हो सकते हैं। किस किस प्रकार से वो देखिए। जो चतुष्क होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है चतुष्फलकीय। क्या होता है? चतुष्फलकीय। दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं समद्विपार्श्विक, और तीसरा क्रोसित या क्रासित, और चौथा जो होता है वो टी आकार, तथा पांचवा जो होता है वो रैखिक क्रम में होता है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि ये चतुष्क जो होते हैं इनका आकार किन किन पौधों में किन किन प्रकार का होता है, इनकी जो स्थिति होती है, चारों जो लघु बीजाणु होंगे उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चतुष्फलकीय। देखिए जो चतुष्फलकीय होंगे इनमें यहाँ पर ये चित्र बना रखे हैं, आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि जो चतुष्फलकीय होता है यानी कि इसमें होंगे तो 4 ही, लेकिन इनमें एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। यानी अभी हम इसकी बात करें, इस चित्र की बात करें तो हमें जब सामने से देखेंगे तो हमें 3 दिखाई देंगे, 1, 2 और 3। अभी हमें 3 दिखाई देंगे, होते 4 है लेकिन दिखाई कितने दे रहे हैं? 3, क्योंकि एक जो होगा इन तीनों के पीछे की ओर होगा। तो हम जब सामने से देखेंगे तो हमें 3 दिखाई देंगे, लेकिन एक कहाँ होता है? इनके पीछे की ओर विन्यासित होता है, पीछे की ओर स्थित होता है। और ऐसा किन पादपों में होता है? ऐसे जो पराग हम कह सकते हैं ऐसे जो लघु बीजाणु होते हैं वो किन पादपों के अंदर इस प्रकार के चतुष्क रूप में होते हैं? तो जो ज्यादातर जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें ऐसी स्थिति होती है। देखिए द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप क्या होते हैं? तो एक बीजपत्री पादप तो जो वो होंगे जिसके अंदर केवल एक बीज पत्र होगा, और द्विबीजपत्री पादप में 2 बीज पत्र होंगे। जैसे अगर हम उदाहरण ले द्विबीजपत्री पादप का, तो चना जो होता है, चना उसके दाने को अगर हम देखें, चना जो होता है उसका बीज या हम कह सकते हैं उसका जो चना दाना जो होता है उसको अगर हम देखें तो उसको अगर हम उसे तोड़े तो वो 2 बराबर पार्ट में बट सकता है। यानी उसमें 2 बीज पत्र होते हैं, 2 बराबर पार्ट में वो बट जाएगा। तो उसका उदाहरण हम ले सकते हैं चना। तो ये अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें चतुष्क की इस प्रकार की संरचना होती है। किस प्रकार की? चतुष्फलकीय, जिसमें 3 आगे की ओर लघु बीजाणु होंगे, 1 पीछे की ओर होगा। और हमें कितने दिखाई देंगे? आगे की तरफ देखने से 3 ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं समद्विपार्श्विक की। इसमें किस प्रकार की संरचना होती है? तो देखिए इसमें चतुष्क के चारों ओर लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 1, 2, 3, 4 यानी ये जो चारों जो लघु बीजाणु होंगे वो एक ही तल में होंगे। यानी आप इसे आगे से या कहीं से भी पीछे से देख सकते हैं तो इसके जो लघु बीजाणु होंगे वो 4 ही दिखाई देंगे। जबकि पहले वाले में हमने क्या देखा था कि आगे की स्थिति में देखने पर इसमें 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। तो इसमें कितने देंगे? 4 लघु बीजाणु दिखाई देंगे। होते भी 4 है, दिखाई भी 4 देंगे आगे से देखने पर, क्योंकि ये एक ही तल में स्थित होते हैं।
और ऐसा किन पादपों में होता है? तो ये जो स्थिति होती है वो एक बीजपत्री पादप के अंदर होती है, जिसमें एक बीजपत्र का ही निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रासित। अब ये क्रासित जो है वो स्थिति किसमें होगी? तो देखिए ये किस प्रकार की संरचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें दो दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं। दो लघु बीजाणु एक दूसरे से इस प्रकार से समकोण बनाएंगे, और जिसमें ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु एवं नीचे वाले युग्म का जो होगा वो केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देगा। देखिए इसमें इस प्रकार से समकोण तो बना रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ऊपर वाले दोनों दिखाई दे रहे हैं, एक दो, लेकिन नीचे का जो होता है वो उसके पीछे की ओर होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। और इसमें केवल एक ही, यानी नीचे जो लघु बीजाणु होगा वो एक ही दिखाई देगा, जबकि ऊपर वाले में दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति किन में होती है? तो ऐसी स्थिति मैग्नोलिया जो पादप होते हैं उनके अंदर ऐसी स्थिति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टी आकार यानी टी शेप्ड। टी आकार किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। तो इनके अंदर जो लघु बीजाणु होंगे वो इसी आकार में हमें दिखाई देंगे। दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में तथा दो लंबवत रूप में। ये देख सकते हैं हम कि दो जो होंगे वो अनुप्रस्थ और दो जो है वो लंबवत रूप में होते हैं। दो लंबवत और दो अनुप्रस्थ रूप में दिखाई देते हैं। और ये जो संरचना बन रही है वो किस प्रकार की बन रही है? टी आकार की बन रही है। ऐसा किन पादपों में होता है? इनका अगर उदाहरण लिया जाए तो एरिस्टोलोकिया पादपों में ऐसी स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेखिक। देखिए रेखिक में क्या होगा कि सभी लघु बीजाणु जो होंगे वो रेखिक क्रम में होते हैं। किस क्रम में होंगे? रेखिक क्रम में। हम यहाँ पर देखते हैं कि बिल्कुल सीधे से क्रम में है, ये रेखिक क्रम में इस तरह से जमे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक के दूसरे के ऊपर एक दूसरा जो है वो इस प्रकार से जमे हुए हैं, ये रेखिक क्रम में होते हैं। और अगर ये बात की जाए कि ऐसा किन पादपों में होता है, इनका उदाहरण लिया जाए तो क्या हो जाएगा? हेलोफिला। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? हेलोफिला हो जाएगा। अब हमने ये बात की थी कि जब लघु बीजाणु का निर्माण होता है तो लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में होते हैं, जो कि हमने देख लिया कि कौन कौन से किस प्रकार से ये विन्यासित रहते हैं। तो ये जो चिपके रहते हैं ये किस भित्ति द्वारा? तो देखिए ये जो आपस में चिपके रहेंगे, इनके बीच में एक भित्ति होती है। जैसे मान लिए ये भित्ति है, ये भित्ति है, ये इस प्रकार की जो भित्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? केलोज भित्ति। क्या कहा जाएगा? केलोज भित्ति। यानी कि सभी लघु बीजाणुओं के मध्य में केलोज भित्ति उपस्थित होती है। और ये केलोज भित्ति किस एंजाइम द्वारा अपघटित होती है? तो ये जो केलोज भित्ति होती है वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है केलेज। क्या नाम है? केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम क्या करेगा? इस भित्ति को तोड़ेगा, इस भित्ति का विघटन करेगा। यदि ये भित्ति टूटेगी तो ये सारे जो लघु बीजाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और ये किस रूप में हो जाते हैं? गोलाकार आकृति में आ जाते हैं। और अब जब ये अलग अलग हो जाएंगे, चार है, चारों अलग अलग हो गए, तब इस स्थिति में इनको क्या कहा जाएगा? पराग कण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पराग कण। जब ये चतुष्क के रूप में रहेंगे, केलोज भित्ति द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे, तब इनको लघु बीजाणु कहा जाएगा। तथा जब ये केलोज भित्ति जब केलेज एंजाइम द्वारा विघटित हो जाएगी और ये लघु बीजाणु अलग अलग होकर गोलाकार आकृति में आ जाएंगे, तब इन्हें क्या कहा जाएगा? तब इन्हें पराग कण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पराग कण कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कुछ परिभाषाएं कि कभी कभी पूछ ली जाती है कि परागपिंड क्या होते हैं, बहुबीजाणुता किसे कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि देखिए कुछ पादप होते हैं, उनके अंदर क्या होगा, जो परागकण होंगे वो परस्पर मिलकर, वो आपस में मिलकर एक अलग सी संरचना बनाएंगे, एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बना लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। क्या कहेंगे? परागपिंड या पोलिनियम कहेंगे। ऐसा किसमें होता है? ऐसी संरचना, जो विशिष्ट संरचना किसमें बनती है परागकणों की? तो देखिए जो आँख होते हैं, आँख और कुछ आर्किड्स में इस प्रकार की परागपिंड या हम क्या कहते हैं? पोलिनियम जैसी संरचना का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ पादप होते हैं जैसे कि ड्रोसेरा है, टाइफा है। इसमें क्या होता है? हमने पढ़ा अभी कि चतुष्क के रूप में क्या होते हैं? लघु बीजाणु होते हैं। तो ये सारे के सारे लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में जो परागकण होंगे वो सभी क्या होंगे? इकट्ठे होकर एक बड़ी सी परागकण की संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार के जो कुछ पादप होते हैं जैसे ड्रोसेरा है, टाइफा में इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुबीजाणुता में क्या होगा? देखिए हमने पढ़ा कि जो एक चतुष्क होता है उसके अंदर कितने होते हैं? 4 लघु बीजाणु होते हैं। यहाँ पर क्या होगा
कि यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु हो जाएं, यदि कोई चतुष्क है और उसमें 4 से अधिक लघु बीजाणु, यानी 4 नहीं होंगे, उसमें 5, 10, 15 जितने भी हैं उतने अगर लघु बीजाणु एक साथ होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता कहते हैं। उसमें चतुष्क नहीं कहेंगे, चतुष्क तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसमें 4 लघु बीजाणु थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 4 से अधिक कितने भी 5, 7 कितने भी जो है लघु बीजाणु आपस में एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। अगर उस चतुष्क में 5 से 10 लघु बीजाणु है या अधिक, इससे भी अधिक लघु बीजाणु है तो उस संरचना को क्या कहा जाएगा, बहुबीजाणुता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बहुबीजाणुता। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो लघु बीजाणु होते हैं उनका निर्माण होता है परागकोश के अंदर और परागकोश में भी लघु बीजाणु धानी में। तो अब हम देखते हैं परागकोश स्फुटन, क्योंकि परागकोश स्फुटन का अर्थ क्या है, परागकोश का टूटना। जब परागकोश टूटेगा तो उसके अंदर जो लघु बीजाणु होंगे वो कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि परागकोश स्फुटन क्या होता है। तो देखिए, परिपक्व परागकोश फटने की प्रक्रिया, परिपक्व जो परागकोश होगा जिसमें लघु बीजाणु धानियां होंगी और लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु होंगे, तो यदि ये पकने के बाद जब इसकी जो ये भित्ति होती है ये टूट जाती है, ये फट जाती है, तो यहाँ से लघु बीजाणु कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, परागकोश स्फुटन कहते हैं। अब हमने देखा कि जो परागकोश की संरचना हमने पढ़ रखी थी किस प्रकार से होती है। अब हम देखते हैं कि जो परागकोश स्फुटन जो होता है, यानी परागकोश की जो भित्ति फटती है वो कितने प्रकार से फटती है, किस किस तरह से फटती है, या परागकोश स्फुटन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, इसकी 4 विधियां होती है। एक विधि होती है अनुप्रस्थ स्फुटन। क्या होगा, अनुप्रस्थ स्फुटन। इस विधि में क्या होगा, जो परागकोश होगा वो अनुप्रस्थ रूप से फटेगा, उसकी जो भित्ति होगी वो अनुप्रस्थ रूप से, यानी कि इस प्रकार से वो फटेगी और उसके जो अंदर परागकण होंगे वो बाहर आ जाएंगे। इसका अगर उदाहरण लिया जाए या हम ये कहें कि इस प्रकार का स्फुटन किन पादपों में होता है परागकोश का, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, तुलसी। यानी तुलसी के पौधे के अंदर क्या होगा, जो परागकोश होगा वो किस रूप में, उसका स्फुटन किस प्रकार से होगा, तो उसका स्फुटन होगा अनुप्रस्थ स्फुटन। नेक्स्ट हम देखते हैं लंबवत स्फुटन। लंबवत का अर्थ है कि वो जो परागकोश होगा वो इस प्रकार से फटेगा और उसके अंदर जितने भी लघु बीजाणु होंगे वो बाहर वातावरण में आ जाएंगे। इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे, कपास और धतूरा। कपास और धतूरा में किस प्रकार का परागकोश स्फुटन होता है, तो कपास और धतूरे में किस प्रकार का होगा, लंबवत स्फुटन होता है। किस प्रकार से, लंबवत, इस प्रकार से होगा और वो इस तरह से फटेगा, उसकी जो परागकोश भित्ति होगी वो लंबवत फटेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं छिद्रमय स्फुटन। अब छिद्रमय यानी नाम से पता चल रहा है छिद्र, यानी कि जो कोई परागकोश होगा उसमें क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, उसकी भित्ति में क्या होंगे, छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से जितने भी इसकी परागधानी में जो लघु बीजाणु बनेंगे वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। लघु बीजाणु धानी में परागकण होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, इससे इन छिद्रों के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। और इस प्रकार का स्फुटन किसमें होता है, तो इस प्रकार का स्फुटन मकोय पादपों में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन में इनमें क्या होगा कि जो परागकोश होगा उसमें कपाट बन जाएंगे और वो कपाट फटने, जो कपाट बन जाएंगे उन कपाट के द्वारा क्या होंगे, जो परागकण होंगे वो बाहर निकलेंगे। और इसका यदि उदाहरण लिया जाए तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बारबेरी इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये हमने बात की परागकोश के स्फुटन की, कि परागकोश का स्फुटन किन किन विधियों द्वारा किस किस प्रकार से, किन किन अलग अलग पौधों में किस किस प्रकार से होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं परागकण की संरचना। जो परागकण होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, परागकण जो होता है, पहले हम देख लेते हैं परागकण कैसा होता है। तो परागकण कैसा होता है, एक कोशिक यानी एक ही कोशिका का बना होता है, एक केंद्र की यानी इसमें एक ही केंद्रक होगा, अगुणित एन टाइप का होता है और गोलाकार होता है, यानी जो इसका आकार होगा कैसा होगा, गोल आकार का होगा ये। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की, कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, परागकण जो होता है उसके सबसे बाहर की ओर एक भित्ति होती है जिसे हम कहते हैं बाह्य चोल। क्या कहेंगे, बाह्य चोल। ये बाह्य चोल कैसा होता है, तो ये बाह्य चोल मोटा और खुरदरा होता है तथा ये किसका बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो बाह्य चोल होता है, परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो किसका बना होता है, ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होगा, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जो क्या करता है, इसकी रक्षा करता है परागकण की, इसे प्रतिरोधी बनाता है, क्योंकि इसका जैविक और रासायनिक अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतःचोल। जो परागकण के आंतरिक जो संरचना होती है या अंदर की ओर जो भित्ति होती है जिसे क्या कहा जाता है, अंतःचोल कहा जाता है।
ये अंतःचोल कैसा होता है, तो ये पतला होता है, कोमल और झिल्ली नुमा, पतला होगा, कोमल होगा और झिल्ली नुमा होगा। और किसका बना होता है, देखिए ये अंतःचोल जो होता है, बाह्य चोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का, और जो आंतरिक चोल होता है वो किसका बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पराग कण होता है उसमें कुछ जगहों पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। ये जनन छिद्र क्या काम करते हैं, जब हम इसका विकास पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इन्हीं जनन छिद्र से जो है पराग नलिका निकलती है, और यहाँ पर जो केंद्रक होंगे वो दो पार्ट में बटेंगे, और ये जनन छिद्र जो है वो क्या काम करे, जनन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इसमें जनन छिद्र होते हैं। तो ये हमने बात की परागकण की संरचना की। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलन किट कि पोलन किट क्या होता है। सब इससे पहले हम एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि परागण जो होता है, परागण क्या होता है। परागण हम डिटेल से पढ़ेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो परागण की क्रिया होती है वो क्या होती है। देखिए हमने जब पुष्प की संरचना पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक नर जननांग एक मादा जननांग। नर जननांग जो होता है वो पुंकेसर, और जो मादा जननांग होता है वो स्त्रीकेसर होता है। हमने देखा था कि ये परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो परागण की क्रिया क्या होगी, देखिए परागकण अलग होता है, परागण क्रिया अलग होती है। तो परागण क्रिया क्या होती है कि परागकोश यानी पुंकेसर के परागकोश से जब परागकण निकलकर स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र, इसको हमने क्या कहा था, वर्तिकाग्र कहा था। तो यहाँ से यानी कि परागकोश से परागकण निकलकर स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागकणों का क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोलन किट क्या होता है। तो ऐसे पुष्प जिनमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो परागकण आएंगे वो किस माध्यम से आएंगे, तो देखिए ये किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, हवा के माध्यम से, है ना, जल के माध्यम से या कीटों के माध्यम से। लेकिन ऐसे पुष्प जिसमें परागण की क्रिया यानी परागकोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र पर आएंगे, लेकिन किसके माध्यम से, कीटों के माध्यम से, जब ये स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनकी सतह, उनके परागकण की सतह पर एक तेलीय परत होती है। तो ऐसे परागकण जो कीटों के माध्यम से दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इनकी जो सतह होती है, परागकण की जो सतह होती है वो कैसी होती है, तेलीय परत पाई जाती है। इन परागकण की सतह पर क्या होगा, तेलीय परत पाई जाएगी, और जिन्हें क्या कहा जाता है, पोलन किट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इन्हें पोलन किट। इस परागकण की सतह पर क्या पाई जाएगी, एक तेलीय परत पाई जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है, पोलन किट कहा जाता है। इस तेलीय परत के कारण ही क्या होते हैं, परागकण जो कैसे होंगे, तेलीय है तो चिपचिपे होंगे, और इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, इनके अंदर विशेष प्रकार की गंध, और इनके एक अंदर जो है विशेष प्रकार का एक रंग होता है, इनका एक रंग होता है, अलग से गंध होती है इनकी वाले होते हैं। और इनका निर्माण टेपिटम की सेल्स द्वारा होता है। जो ये पोलन किट है इनका निर्माण कैसे होगा, तो इनका निर्माण होगा टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा। अब ये कार्य क्या करते हैं, जो पोलन किट है उनका कार्य क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो है कि ये कीटों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो ये क्या करेंगे, कीटों को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कीटों के शरीर से चिपकने में सहायक होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये कैसे होंगे, चिपचिपे होंगे। तो चिपचिपे होंगे तो क्या होंगे, जो कीट होंगे जब इनके ऊपर बैठेंगे तो इनके पांव से, ये चिपचिपे होने के कारण इनके पांव से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। नेक्स्ट है ये पराबैंगनी किरणों से परागकणों की रक्षा करते हैं। पराबैंगनी, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आएंगी उनकी ये पोलन किट क्या करेंगे, इस परागकण की रक्षा करेंगे। अब हम एक और शब्द का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पराग एलर्जी क्या होती है। देखिए पराग एलर्जी क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ा, परागकण की संरचना पढ़ी, उसके अंदर हमने देखा कि बाहर की एक स्पोरोपोलिनिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही कठोर आवरण होता है। ये अम्ल से भी अपघटित नहीं हो सकता है, और ये जैविक और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भी अपघटित नहीं हो सकता है। और ये किस पे पाया जाता है, तो बाह्य चोल पर पाया जाता है। इन बाह्य चोल में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, ये टेपिटम की कोशिकाओं और अंतस्थिसियम की कोशिकाओं द्वारा इनमें आते हैं। तो जब कभी भी ये नमी के संपर्क में जब ये प्रोटीन्स आते हैं तो ये क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। यदि हम अपना उदाहरण लेके, हम जब मान लो कि कभी भी इनके संपर्क में आ जाए, प्रोटीन के संपर्क में आ जाए, इन प्रोटीन के संपर्क में, तो जो हमारा नमी युक्त शरीर होता है इनमें ये क्या करते हैं, खुजली उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पराग एलर्जी कहा जाता है। तो आज हमने ये बात की पोलन किट की।
आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।